जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि लद्दाख के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कारण लद्दाख की 30,000 जनता सड़कों पर सीधे विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रही है। इस वीडियो को देखिए। भले ही नंबर आपके लिए छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये लद्दाख की जनसंख्या का लगभग 10% भाग है। अब तो लगभग 90% जनसंख्या इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। वो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी राज्य का 10% जनता सीधे सड़कों पर किसी प्रदर्शन के उतरी हो तो कोई न कोई एक गंभीर समस्या होगी। यहाँ तक कि अब तो दूसरे राज्यों के लोगों के द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग ये गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मैटर है, ऐसा क्या समस्या है जिससे कारण लद्दाख के लोगों के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपको भी ये पता है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को हटा लिया गया था और इसके साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, इसके साथ साथ आर्टिकल 35A का भी प्रभाव स्वतः जम्मू कश्मीर से मिट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि आखिर धारा 370 क्या था और आर्टिकल 35A क्या कहता था। उसके बाद से वापस हम टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 370 के होने से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब विशेष राज्य मतलब कि इनके पास कुछ विशेष अधिकार होगा जरूर, जो भारत के अन्य राज्यों के पास नहीं था। अब इनके पास अधिकार ये था कि भारत के अन्य राज्यों के लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी महिला या पुरुष से शादी नहीं कर सकते थे। अगर वो करते तो उनकी भारतीय की होने की नागरिकता को मिटा दी जाती थी। इनके पास एक अद्भुत अधिकार ये था कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी पुरुष से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी को भारतीय की भी नागरिकता मिल जाता था। इन जम्मू कश्मीर लोगों का एक अलग प्रावधान था, इनका एक अलग राष्ट्रीय ध्वज होता था, अलग संविधान होता था। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का भी इन पर अधिकार बहुत ही कम था। कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे इनकी सुरक्षा को लेकर के हो, सीमा विवाद को लेकर के हो, सेना हो, बजट हो, ऐसे कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भारत सरकार का भी अधिकार था। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दों पर अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ आर्टिकल 35 का ये प्रावधान था कि भारत के किसी अन्य राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते थे। तो आप सोच सकते हो कि भारत का कोई ऐसा एरिया हो, राज्य हो, और वो भारत से इतना अलग हो जहाँ पर केंद्र सरकार का भी अधिकार नहीं हो, ना दूसरे राज्य के लोग वहाँ पे सही से जा सकते हो, ना निवास कर सकते हो, तो वो कितना अजीब लगेगा। इसके चलते भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा लिया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों के द्वारा ऐसा प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि उनसे 370 को हटाया गया तो प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर से भी तो 370 को हटाया गया तो वहाँ के लोगों के द्वारा भी तो प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। दरअसल ये बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि आखिर 370 धारा हटने के बाद भी लद्दाख के लोगों को क्या मिला। अगर आप कंपेयर करोगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी ही हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक और सरकार जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान दे रही है जबकि लद्दाख पर बहुत ही कम ध्यान दे रही है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सरकार के द्वारा लद्दाख के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इसे कंपैरिजन से समझ सकते हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। अगर आप वहाँ के विकास और डेवलपमेंट को देखोगे तो जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा वहाँ पे विधानसभा भी दी गई जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर छोटे छोटे चीज़ों को अपना कानून को बना सकते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जा रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जबकि लद्दाख में ये सारे काम सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। एक राज्य के लिए विधानसभा बहुत ही बड़ा मायने रखता है, क्योंकि राज्य में जो भी कानून को पास किया जाता है, लोग अपना जो भी प्रतिनिधित्व को चुनते हैं वो विधानसभा में जाकर बैठता है और वहां से कानून को पास करता है, जिससे राज्य लोगों के द्वारा अपना खुद पर शासन होता है। जबकि लद्दाख में ऐसा सरकार के द्वारा कुछ भी विधानसभा नहीं दी गई। अगर आप एक नज़र लद्दाख के भौगोलिक परिस्थिति पर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लद्दाख में टूरिज्म भी नहीं है। यहाँ पे केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, भौगोलिक पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी सेंसिटिव जोन है। जबकि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म भरपूर है, यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि लद्दाख में दूर दूर तक डेवलपमेंट की कोई आशा नहीं नजर आ रही है। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है, आप देख सकते हैं कि आप हमें जिताइए और आपको हम छठे शेड्यूल में, लद्दाख को छठे शेड्यूल में जरूर डाल देंगे। उसके बाद जैसे ही बीजेपी अपना चुनाव को जीतती है तो अपने वादे से मुकर जाती है। एक बार नहीं बल्कि दो बार इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में स्पष्ट ये लिखा गया था कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब बीजेपी अपने इलेक्शन को जीतती है तो अपने वादे से मुकर जाती है, यानी इन्हें छठे शेड्यूल के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है। इसी कारण लद्दाख के लोगों के द्वारा आंदोलन को शुरू किया गया और जब सरकार ने इनकी बात को नहीं सुनी तो इन्होंने आंदोलन को क्लाइमेट फास्ट यानी भूख हड़ताल के रूप में बदल दिया। आमरण अनशन चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती। आज लद्दाख में हालत ये है कि वहाँ पे पिछले 15-16 दिनों से क्लाइमेट फास्ट यानी भूख हड़ताल को किया जा रहा है और सरकार अब तक इन पे कोई भी ध्यान नहीं दी है। इस क्लाइमेट फास्ट के मुख्य नेता के रूप में सोनम वांगचुक को जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सोनम वांगचुक के बारे में समझते हैं, जो पिछले 15-16 दिनों से क्लाइमेट फास्ट के रूप में अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को भारतीय शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और इन्हें इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। आप शायद 3 इडियट मूवी जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो नाम आपने जरूर सुना ही होगा। उसमें जो रेंचो का जो किरदार आमिर खान के द्वारा प्ले किया गया, वो रेंचो का दरअसल जो रियल लाइफ में इन्हीं सोनम वांगचुक के ऊपर आधारित है। ये सोनम वांगचुक लद्दाख में छोटे छोटे इनोवेटर के रूप में काम किए, बहुत ऐसे चीज़ों को विकसित किया। सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनवाया, जिसके तहत लद्दाख में भारतीय सेना ठंड से बच करके और अपना ड्यूटी को कर सके। इन्होंने लद्दाख में पानी जैसे समस्या को दूर करने के लिए बर्फ स्तूप, जो कॉनिकल शेप में बर्फ स्तूप का नियम इन्होंने ही दिया, ताकि गर्मी के समय में बर्फ पिघल करके और लद्दाख को पानी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे वाईफाई नहीं, लाइव फाइव का इन्होंने ही इन्वेंशन किया, ताकि वहाँ पे लद्दाख को इंटरनेट से जोड़ा जाए। इसके लिए सोनम वांगचुक को कई तरह से अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं 2008 में इन्हें रियल हीरोज अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया, 2016 में रिलैक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस से भी सम्मानित किया गया और 2018 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया। और जब ऐसे व्यक्ति अनशन पर बैठते हैं तो सोचने वाली बात है, या कोई ना कोई गंभीर समस्या जरूर होगी। अब लद्दाख के लोगों के द्वारा सरकार से 4 डिमांडें हैं। पहला, इन्हें छठे शेड्यूल में जोड़ा जाए। दूसरा, इन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरा, इन्हें लेह और कारगिल में संसद की अलग अलग सीटें दी जाए। और चौथा, इन्हें लोक सेवा आयोग भी दिया जाए, ताकि रोजगार में इनका खुद का स्वामित्व हो सके। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। दरअसल भारतीय संविधान के शेड्यूल 6 में यह प्रावधान है और वैसे राज्यों को इसमें जोड़ा जाता है जिन राज्यों में जनजातीय लोग निवास करते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जनजातीय लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं और उनका खुद का अपने ऊपर स्वामित्व भी खुद का चलता है। इस छठे शेड्यूल में यह प्रावधान है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे कि इनका जनजातीय लोगों का संस्कृति, इनका पर्यावरण, इनका कल्चरल, इनका अस्तित्व पर कोई ठेस पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के लोगों के द्वारा भी ये डिमांड की जा रही है कि उन्हें भी छठे शेड्यूल में जोड़ा जाए। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर लद्दाख में तो उतने ज़्यादा जनजातीय लोग रहते हैं नहीं, फिर भी इन्हें छठे शेड्यूल में जोड़ने के लिए डिमांड क्यों किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि लद्दाख का पर्यावरण एक काफ़ी सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर समय समय पर प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, बाढ़, सुनामी ये अक्सर आते रहते हैं। अगर इन्हें छठे शेड्यूल में नहीं जोड़ा जाएगा तो इनका खुद का जो स्वामित्व है, जिसे हम ADC यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ARC ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, इनका खुद का अपने ऊपर स्वामित्व हट जाएगा। और जब लद्दाख में कंपनियों का आना शुरू होगा तो यहाँ पे जगह जगह पे कंपनी अपना फैक्ट्री को लगा करके और इनके पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है। इसको देखते हुए सोनम वांगचुक जो मुख्य इस आंदोलन के लीडर हैं, इनके द्वारा एक अनशन को किया जा रहा है ताकि इन्हें छठे शेड्यूल में जोड़ा जाए। अगर लद्दाख को पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 318 से ज़्यादा पंछी की स्पीसीज पाई जाती है। 30 से ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, जिसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इनका दूसरा डिमांड ये है कि इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
जब इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा संविधान के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो इन्हें दो तरह के छूट मिल जाएंगे। पहला एडीसी और दूसरा एआरसी। एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद का कुछ कुछ कानून बना सके और अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा एआरसी, जिसे हम ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसके तहत इन्हें एक अधिकार मिल जाएगा कि अपने छोटे छोटे रीजन में, क्षेत्रों में बांट करके और उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, पर्यावरण को बचा सके बाकी कंपनियों के द्वारा। इनका तीसरा डिमांड ये है कि इन्हें लेह और कारगिल में संसद की अलग अलग सीटें दी जाएं। दरअसल अगर देखा जाए तो लोकसभा में लद्दाख का केवल एक ही मेंबर है, तो इनका ये डिमांड है कि एक मेंबर को हटाकर कम से कम इन्हें 2 मेंबर या 2 सीटें दी जाए लोकसभा में। और राज्यसभा में इनका एक भी मेंबर नहीं है, तो इनका ये डिमांड है कि राज्यसभा में कम से कम 1 सीटें जरूर दी जाए। इनका चौथा डिमांड ये है कि इन्हें लोक सेवा आयोग यानी जॉब रोजगार की भी एक स्वामित्व दिया जाए, ताकि जिसे अपना रोजगार को समय समय पर वैकेंसी को निकाल सके। लद्दाख चूँकि पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे जितने भी अधिकारी जाते हैं वो तो उनको लद्दाख को समझने में ही 2 साल 3 साल लग जाता है, और जैसे समझने में समय लगता है बाकी वे ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें यूपीएससी का सबसे बड़ा नाम आता है। अगर कोई स्टेट लेवल पर जैसे बिहार में कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसे बीपीएससी कहते हैं। उसी तरह लद्दाख के लोगों के द्वारा भी ये डिमांड है कि उन्हें एलपीएससी यानी लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एक लोक सेवा इन्हें दिया जाए, ताकि अपने रोजगार में खुद का वैकेंसी निकाल सके और वहाँ के स्थानीय लोग ही भर्ती हो सके, ताकि वो लद्दाख को कंप्लीट रूप से जानते हैं और अच्छे से एक सेवा को दे सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा लद्दाख की डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि लगभग 16 से 17 दिन तक क्लाइमेट फास्ट को किया जा चुका है। सरकार इनको क्यों नहीं छठे शेड्यूल में जोड़ देती है, इनकी डिमांड को क्यों नहीं पूरा करती है। ऐसा लगता है कि सरकार अगर इन्हें छठे शेड्यूल में जोड़ दे तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है कि पूरा भारत का नक्शा का उलट पुलट करना पड़े, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर इन्हें सरकार छठे शेड्यूल में लद्दाख को जोड़ देती है तो लद्दाख के ऊपर से इनका पूरा पावर खत्म हो जाएगा, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार वहाँ पे माइनिंग्स करना चाहती है, औद्योगिकरण करना चाहती है, खनन करना चाहती है, जो लद्दाख के पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द लद्दाख के डिमांड्स के ऊपर सुनवाई करनी चाहिए या उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये कतई ठीक नहीं है कि कोई राज्य अपने अधिकार के लिए, अपने ऑटोनॉमस साम्राज्य के लिए या अपने डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए सरकार से ऐसे भूख हड़ताल करके अपनी डिमांड को पूरा कराना चाहता हो। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और खास करके लद्दाख की चूँकि सीमा हमारे दुश्मन चाइना से लगता है सीओ के, तो ये चाइना के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है और इस आंदोलन का वो एक पॉजिटिव फायदा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक नेगेटिव हो सकता है। तो सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करे। और आपका इस टॉपिक पे क्या सोचना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।